नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बेहतर स्वास्थ्य जीवन का अनमोल उपहार है और इसकी सुरक्षा के लिए हमें प्राकृतिक रूप से मिली है हमारी प्रतिरक्षण प्रणाली, जो हमें अलग अलग बीमारियों और रोगों से बचाती है। लेकिन अगर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाए या फिर कुछ मामलों में अपने ही विरुद्ध कार्य करने लगे तो ये रोग का कारण बन सकता है। आज हम ऐसे ही रोग की बात करेंगे जिसे गठिया कहते हैं और खास तौर पर उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। क्या होते हैं इसके कारण, किस तरह से इसका प्रबंधन होना चाहिए और क्या इसके खतरे को कम किया जा सकता है, विस्तार से जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और लेते हैं थोड़ी सी जानकारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस, जिसे अक्सर जोड़ों का रोग माना जाता है। आर्थराइटिस के कई रूप हैं। अगर बात की जाए रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जोड़ों के साथ साथ शरीर के दूसरे अंग जैसे त्वचा, आंख, फेफड़े, हृदय, गुर्दे, यहाँ तक कि रक्त धमनियों पर भी असर पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने पर शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही शरीर के ऊतकों पर हमला करता है और उन्हें नष्ट करने लगता है। इसका प्रभाव जोड़ों पर ही नहीं बल्कि शरीर के अन्य अंगों पर भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र की महिलाओं में अधिक देखा जाता है। गठिया के किसी भी रूप में जोड़ों में सूजन दिखाई दे सकती है। इस सूजन की वजह से जोड़ों में दर्द और जकड़न उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होने पर जोड़ों की क्रियाशीलता और गतिशीलता कम होने लगती है। रोग के बढ़ने पर चलने फिरने और हिलने डुलने में भी परेशानी होने लगती है। समय के साथ यदि इसका उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की हालत बिगड़ने लगती है। आर्थराइटिस का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि आर्थराइटिस का प्रकार क्या है। जीवन शैली में बदलाव से बीमारी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे व्यक्ति को लक्षणों में राहत मिल सकती है। लेकिन जब दवाओं का भी असर न हो तो कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। अधिकतर मामलों में आर्थराइटिस के लक्षणों की जानकारी न होने की वजह से या लापरवाही के कारण बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी पहचान जल्द नहीं हो पाती। आवश्यक है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे रोग को नियंत्रित कर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाए रखा जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम उम्र की महिलाओं को अधिक प्रभावित करती है। इसके क्या कारण हैं और इससे किस तरह की समस्याएं या जटिलताएं उनके जीवन में हो सकती हैं, किस तरह से गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखने की आवश्यकता होगी अगर कम उम्र में ही महिला को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, और ऐसी तमाम बातें हैं जिनके जवाब हम विशेषज्ञों से लेने वाले हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल उपस्थित है। हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, आप प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर एच.एल. नाग, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। आज का जो विषय है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कितना आवश्यक है इसका प्रबंधन और क्यों आवश्यक है इसका जल्द इलाज शुरू करना, यह हम आपको बताएंगे। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपके मन में प्रश्न है या फिर कोई समस्या जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के दौरान आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए और संक्षिप्त सवाल पूछिए। इसके अलावा आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर उमा कुमार, आपसे समझना चाहेंगे कितना कंसर्निंग आप मानती हैं, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कहा जाता है कि एक बड़ी संख्या में वो महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आती हैं उन्हें प्रभावित करता है। उम्र भी कम है, फैमिली की जिम्मेदारियां और बहुत सी चीजें हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा रोग है जो लगभग पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस पूरे शरीर पर प्रभाव डालता है, लेकिन अगर हम बात करें इसके बर्डन की तो ग्लोबली 0.5 to 1% जो पॉपुलेशन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित है। तो ये समझा जाता है
आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा बर्डन है इस बीमारी का। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जहाँ पर अपनी ही बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्स को डैमेज करना शुरू करता है और उसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। और इसके अलावा जो देखा यह गया है कि इंडिया में जो विमेन हैं वो अर्ली एज में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ग्रसित हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और दूसरा ये जानकारी भी लोगों को बहुत ज़रूरी है जानना कि जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं जैसे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो विमेन में ज़्यादा कॉमनली मिलती हैं। और उसकी वजह ये होती है कि जो इम्यून रिलेटेड जीन्स होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। और आप जानते हैं कि महिलाओं में डबल एक्स क्रोमोसोम होता है। और दूसरी जो महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और पोस्टपार्टम पीरियड में प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने में। जी डॉक्टर नाग, आपसे हम ये समझ लें क्योंकि जोड़ इससे प्रभावित होते हैं और जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, तो अगर सर्जरी का जिक्र आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें करेक्टिव सर्जरी भी करनी पड़ती है, कुछ में रिप्लेसमेंट की आवश्यकता भी पड़ सकती है, एज अ सर्जन आपका काम कितना मुश्किल या चैलेंजिंग रहता है? क्योंकि हड्डी अगर कमज़ोर होगी तो जाहिर तौर पर उसको ऑपरेट करने में, ठीक करने में भी समस्या उतनी अधिक आएगी। नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। इसमें होता क्या है, जैसे मैम ने भी बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इसमें इसकी एक अपनी विशेषता है। जैसे खास करके जब पेशेंट हमारे पास शल्य चिकित्सा के लिए आते हैं तब तक कुछ हम देखें कि कुछ देर हो जाती है और उसका नतीजा ये रहता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और आसपास के जो मांसपेशियां हैं उनमें भी कुछ शिथिलता रहती है और इसमें हड्डी जो है थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी होती है इसमें, अगर हम कुछ भी सर्जरी करें या तो उसमें अगर हम जोड़ का हम बदलें या तो उसकी डिफॉर्मिटी को करेक्ट करें, तो इस तरह की समस्या इसमें आती है। जी डॉक्टर उमा कुमार, क्या कोई ऐसे कारक हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो खतरे को बढ़ाते हैं या जिनसे एग्रीवेट हो सकती है समस्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की? जी बिल्कुल, और बीमारियों की तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो एक तो ऐसा होता है जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, उसमें हमारे जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बीमारी हेरिडिटरी है, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे हो सकते हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं इस बीमारी को होने में। जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं उनमें आता है स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उभर कर आया है। दूसरा एक बैक्टीरिया होता है, ओरल हाइजीन की इम्पॉर्टेंस है। लोगों को डेंटल केरीज हो जाते हैं और माउथ इन्फेक्शन है, तो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के खतरे को बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर मिलकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के खतरे को बढ़ाते हैं। जी डॉक्टर उमा कुमार, अगर किसी व्यक्ति को रूमेटॉइड आर्थराइटिस का खतरा है, क्या किसी तरह की जांच करवानी चाहिए? मान लीजिए किसी के फैमिली हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, क्या शुरुआती दौर से ही किसी जांच करवाने से लाभ होगा और ये पता चल सकता है कि आगे चलकर इनमें खतरा हो सकता है, जिससे बचाव पहले से किया जाए? देखिए, अगर मैंने पहले ही कहा कि ये बीमारी हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि वंशानुगत नहीं है, तो इसलिए अगर किसी के परिवार में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उनको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनको भी ये बीमारी हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ जीन्स ऐसे हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं और वो उनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस को कॉज कर सकते हैं, तो उनको ये बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर किसी को ये शक है, यानी कि लक्षण आ रहे हैं जैसे कि जोड़ों में सूजन आ गई है, जकड़न जो है आधे घंटे से ज़्यादा रहती है, लालिमा है जॉइंट के अराउंड और कामकाज करने में परेशानी आ रही है, तो उनको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ पर एक बात बतानी ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ आर्थराइटिस सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही नहीं होती। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के तरह की जो गठिया है वो और भी बीमारियों में मिलती है, तो खुद कोई भी जांच ना कराएं। अगर लक्षण हैं आपको जो मैंने बताए तो डॉक्टर की सलाह लें। जी, जांच से के बारे में आपसे कुछ और भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नाग, आपने ये शुरुआती डिस्कशन में ही बताया कि हमारे देश में जो है मामले बहुत देर से सामने आते हैं। क्या कारण आप मानते हैं? क्या कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है या फिर ये कहा जाए कि जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें हेल्थ को कभी
कभी प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं जाता, खास तौर पर जब महिलाओं की बात आती है। नहीं, आपने बिल्कुल सही फरमाया है। जैसे हाँ, महिलाओं के संदर्भ में तो आपने बिल्कुल सही कह दिया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी जो देश की जो परिस्थिति है उसमें खास करके मैं कह रहा हूँ जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, एक तो उनमें जो है एक धारणा भी है कि ठीक है जोड़ विकृत हो गया, काम नहीं कर रहा है, चल रहा है वाला, इस तरह से वो लोग रोजमर्रा के काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। और एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा है संसाधन की कमी है। उनको इलाज कराना हो तो किसी अच्छी जगह में, बड़ी जगह में थोड़ी सी घर से दूर जाना पड़े तो उसमें संसाधन की भी आवश्यकता है। फिर आर्थिक स्थिति की भी एक इसमें जिक्र करना जरूरी है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इसको जो है इलाज के लिए कहीं बाहर जाएं। जी डॉक्टर उमा कुमार, एक स्थिति तो वो है जो डॉक्टर नाग बता रहे हैं, दूसरी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आजकल जांच की आपने बात कही थी, बहुत सारे लोग खुद ही जांच करवा लेते हैं, आरए फैक्टर अगर पॉजिटिव आता है तो उससे अलग चिंता उत्पन्न हो जाती है। क्या बताना चाहेंगी खास तौर पर जो लोग जांच करवाते हैं, अगर आरए पॉजिटिव है क्या इसका मतलब उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है? देखिए, अवेयरनेस की कमी की वजह से ही ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो रूमेटॉइड फैक्टर है वो नॉर्मल पॉपुलेशन में भी पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि हमने अपने स्टडी में पाया था कि 18% लोगों में जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल्स थे, दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली एनसीआर में, उनमें रूमेटॉइड फैक्टर जो है पॉजिटिव आया। तो इसलिए सिर्फ रूमेटॉइड फैक्टर की पॉजिटिविटी ये नहीं बताती कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल में बहुत सारे ऑटो एंटीबॉडीज़, यानी कि चाहे वो एंटी-CCP हो, ANA हो, एंका हो, ये नाम पब्लिक जानती है क्योंकि जब आते हैं पेशेंट्स तो हमें बताते हैं, वो सब पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन जानने की बात यह है कि हमारे जो स्पेशलिटी है रूमेटोलॉजी, उसमें क्लिनिकल पेशेंट की इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इन डायग्नोसिस रादर देन दीज टेस्ट। ये सिर्फ सरोगेट मार्कर्स होते हैं कि आपने कुछ चीज़ का शक किया, ये टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव है तो डायग्नोसिस को और फर्म करते हैं। तो इसलिए लोगों को अपने आप जाके ये सारे ऑटो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट नहीं कराने चाहिए। डॉक्टर उमा, इससे जुड़ा एक सवाल भी आ गया है। शोभा जी हैं, उनकी एज है 29 इयर्स। वो ये कह रहे हैं कि उनका एक बार अबॉर्शन हो चुका है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस करवाए थे जिनमें उनका आरए पॉजिटिव आया है। दो सवाल हैं कि क्या ये जो अबॉर्शन है इसका कारण कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, और दूसरा सवाल ये है क्योंकि आरए पॉजिटिव है तो क्या इन्हें मेडिकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि इलाज या डायग्नोसिस लक्षणों के आधार पर होती है, खाली टेस्ट के आधार पर नहीं होती, एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसा इन्होंने कहा कि जो अबॉर्शन है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हो सकता है, नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अबॉर्शंस नहीं होते, फर्टिलिटी प्रिजर्व्ड रहती है। लेकिन कुछ दवाएं होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, अगर मरीज वो ले रहा है और प्रेगनेंसी होती है तो अबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। अभी तक इन्होंने कोई दवा शुरू ही नहीं की थी। हाँ, और दूसरी चीज़ ये कि जो अबॉर्शन है वो कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस ऐसे होते हैं, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या और बाकी कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिनमें कि लेडी में अबॉर्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं। जी डॉक्टर नाग, किस तरह के करेक्टिव प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है और सर्जरी की आवश्यकता कब होगी, चाहे जोड़ बदलने के लिए हो या फिर जोड़ को ठीक करने के लिए हो? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरुआती उसमें जब ये बीमारी जब शुरू होती है उस समय तो सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होती है। तब ये अगर अच्छे चिकित्सक के पास जाएं तो उचित जांच के बाद जो मेडिकेशंस होते हैं वो लें, कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं जॉइंट्स के लिए, अगर देखभाल करें, दवाइयाँ लें तो उसमें डिफॉर्मिटीज़ को काफ़ी देर तक दूर रखा जा सकता है। और ख़ास करके जब निगलेक्टेड केसेस हों, जिनमें लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, जल्दी जिनका इलाज शुरू नहीं किया, उनमें जोड़ में जो है विकृति आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है, जोड़ मुड़ जाता है, उनमें जो है कार्यशीलता जो है बहुत कम हो जाती है। उस स्थिति में जो है हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और या तो हम उसको सीधा करें या तो उसको हम एक फंक्शनल स्टेट में हम ले आएं, या तो हम उसमें जोड़ बदल दें जिससे उसमें गतिशीलता भी आ जाए। जी, और फिलहाल एक कॉलर हैं श्रीनगर से, ब्रिजेश जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। ब्रिजेश जी, बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ मैम, गुड मॉर्निंग।
ये मेरी माता जी हैं 62 ईयर की। जी। उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो काफी जो है इलाज भी करवाई, लेकिन उनको फायदा नहीं मिल रहा है। वो घुटने के नीचे जो है हड्डियां हल्की टेढ़ी जो है, और हाथों की उंगलियां भी जो है हल्की टेढ़ी जो है उसमें दिखाई देता है जी। लेकिन उनको इलाज में कोई फायदा नहीं हो रहा। वो रात में काफी दिक्कत जो है महसूस करती है। डॉक्टर चलने उमा, में। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप इन्हें? दवाइयाँ क्या अगर एक तरह की जैसे बता रहे हैं सूट नहीं करती हैं, तो क्या दूसरे विकल्प पर भी स्विच किया जा सकता है? क्या सजेस्ट करेंगी? नहीं, देखिए, हम अगर 60s की बात करें तो और 50s की, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस बीमारी को ट्रीट करने का। थोड़े बहुत पेन किलर दे के काम चलाया जाता था। इवन इन अर्ली 70s 80s में हमारे पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। लेकिन आज के तारीख में जो दवाएं अवेलेबल हैं उनसे 95% लोगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। जो 5% लोग होते हैं उनमें भी लक्षण और जो डिसेबिलिटी का प्रोग्रेशन है वो कम हो जाता है, हॉल्ट हो जाता है। तो मैं इनको कहना चाहूँगी कि ये हमारे यहाँ एम्स में भी आ सकते हैं, रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में हम देख सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि इनको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है मरीजों की, उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनके, क्योंकि उस उम्र में कोमॉर्बिडिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या हार्ट की परेशानी। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर से भी इन सारी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। इवन उम्र भी 7 से 10 साल कम कर देता है, ये स्टडीज़ में देखा गया है। तो दवाओं का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए, और मरीज की इकोनॉमिक कंडीशन, फिजिकल कंडीशन को भी ध्यान में रख के किया जाता है। तो आई वुड जस्ट से कि ये लेकर आ सकते हैं और अभी इनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी डॉक्टर उमा कुमार, दवाओं की आपने बात कही है, नई दवाएं भी बहुत सारी उपलब्ध हैं, क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में? और ख़ास तौर पर डॉक्टर नाग जो बात कह रहे थे कि शुरुआती दौर में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, क्या अगर जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, यानी दवाएं अगर जो रोगी है वो जल्दी लेना शुरू करता है, क्या ये हो सकता है कि जो प्रोग्रेशन है डिजीज़ का वो कम हो जाए, या डिफॉर्मिटी तक की जो स्टेज है वो आए ही ना? आज की डेट में हम बात करते हैं एक गोल्डन पीरियड की, यानी कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वो जितनी कम से कम हो जहां पर हम इंटरवीन करें। तो कहते हैं कि 3 महीने से 6 महीने के भीतर अगर कोई मरीज आता है और उसकी दवाइयां, एक टर्म यूज़ करते हैं टाइट कंट्रोल ऑफ डिजीज एक्टिविटी, जिसमें कि जो बीमारी है, इन्फ्लेमेशन है, उसको एक स्पेसिफाइड पीरियड में दवाओं से कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन देखा यह गया है हमारे देश में, बिकॉज ऑफ वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, मरीज कई बार दवाएं अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो एक फैक्टर बन जाता है जहां पर ऑप्टिमली उसकी डिजीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन थेरेपी अगर ऐसे करके बात करें तो बायोलॉजिक्स अवेलेबल हैं, और अभी जो है टारगेटेड ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो इतनी सारी ऑप्शंस हैं। और लेकिन हाँ, वो मरीज पर बर्डन थोड़ा फिनेंशियल ज़्यादा पड़ता है, और बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती। और यहाँ पर हम स्टेरॉइड्स का जिक्र भी अगर करना चाहें तो कहना चाहूँगी, जो स्टेरॉइड्स होती हैं वो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होती हैं अगर वो सर्टन स्पेसिफिक सिचुएशंस में यूज़ की जाएं। वो उसी तरह से है जैसे अगर खाना है, वो हम कहते हैं कि हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें, लेकिन अगर वही डाइट बहुत ज़्यादा ली जाती है तो शरीर को नुकसान देना शुरू कर देती है। तो सारी दवाएं इंपॉर्टेंट है, और स्टेरॉइड्स लोग ना लें, अपने मन से ना लें, लेकिन स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब किया है किसी ड्यूरेशन के लिए तो लेना चाहिए। और हम कहते हैं कि आजकल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कम से कम टाइम के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। जी डॉक्टर नाग, जब किसी व्यक्ति के करेक्टिव सर्जरी की जाती है आर्थराइटिस, खास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मामले में, उसके बाद किस तरह की सावधानियां रखनी होती हैं व्यक्ति को, और सर्जरी के बाद जो मोबिलिटी मेंटेन करना है, यानी क्रियाशीलता है, वो कितनी ज़रूरी होगी? फिजियोथेरेपी का रोल कितना अहम हो जाता है? जब हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जब पेशेंट आते हैं, उनको हम इंडिविजुअल रूप से उनको देखते हैं और उस मरीज़ को किस तरह से इलाज की ज़रूरत है हम समझाते हैं। लेकिन जहाँ तक जब जोड़ बदल देते हैं और उनको हम ये चीज़ समझाते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये जो हम जोड़ लगा रहे हैं ये एक कृत्रिम जोड़ है, ये गॉड गिफ्टेड जॉइंट नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि इस जोड़ को प्रत्यारोपण करने के बाद में कुछ एक बंदिशें आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि मरीज जो है इस जोड़ के बाद में कूदने फांदने लगे अपना इस तरह से, तो वो ये परमिसिबल नहीं है। इस जोड़ की अपनी बंदिशें हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उसके अंदर में उस जोड़ की देखभाल मरीज को करनी पड़ती है। और फिजियोथेरेपी एक बहुत अहम हिस्सा है, ये हम ऑपरेशन के पहले भी बताते हैं और ऑपरेशन के बाद तो खास तौर पे उस जोड़ की देखभाल के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका कैसे ख्याल रखें, क्योंकि इसमें वियर एंड टियर भी होते हैं, इसमें और भी अलग तरह की तकलीफ़ें हैं, तो इनकी भी देखभाल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जी, बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं। डॉक्टर नाग, एक सवाल है जमशेदपुर से, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भेजा है, वो ये जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि किसी व्यक्ति को दोनों कंडीशंस एक साथ हो जाए? हाँ, उन्होंने जैसे कहा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये बेसिकली उम्र से इनका रिलेशन होता है, ये वेयर एंड टियर वाला है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे भी मैम ने भी बताया, ये जो है एक हमारी जो है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और दोनों एक साथ कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर उम्र ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी ओवरलैप होती है, क्योंकि दोनों जॉइंट का ही विकृति है, तो ये जांच के बाद इनको अलग किया जा सकता है या बताया जा सकता है। डॉक्टर उमा कुमार, जिन पेशेंट्स की करेक्टिव सर्जरीज होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मामलों में, क्योंकि जाहिर तौर पर जोड़ ठीक हुआ है लेकिन रोग अभी तक नहीं गया है, फॉलोअप्स कितना ज़रूरी होता है, और जो दवाइयाँ बताई गई हैं, क्योंकि अक्सर हम सभी की आदत में शामिल होता है, जैसे लगता है कि लक्षण जा रहे हैं तो मन ये कहता है कि रोग ठीक हो गया, कितना आवश्यक है विशेषज्ञ के निर्देशानुसार जो ट्रीटमेंट है वो जारी रखा जाए और फॉलोअप समय समय पर करवाएं? जी, एक छोटा सा मैं एक एडिशन करना चाहूँगी जो प्रोफेसर नाग ने कहा कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलती है सब्सिक्वेंटली, बाद में जाके जब डिजीज़ काफ़ी लंबे समय का हो जाता है और मरीज की उम्र बढ़ती है, क्योंकि वेयर एंड टेयर तो होगा ही होगा, तो ऑस्टियो का कंपोनेंट होता है। इसके अलावा जो डैमेज जोड़ होते हैं उनमें डिजेनरेशन ज़्यादा होता है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है, तो क्वाइट फ्रीक्वेंटली आफ्टर सम टाइम्स हम ये दोनों चीज़ें एक साथ देखते हैं, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है ज़्यादातर मामलों में, जैसे कि प्रोफेसर नाग ने भी बताया। और आप जो कह रहे हैं कि अगर जोड़ बदल गया तो फिर क्या प्रिकॉशन लेने हैं, तो उसमें यह है कि जोड़ एक बदला गया, लेकिन ये जो बीमारी है वो बहुत सारे जोड़ों की है, और कभी कभी ये होता है कि जिस जोड़ को बदला गया है उसमें भी मरीज को सूजन आ जाती है, जोड़ में पानी भर जाता है, क्योंकि जो झिल्ली होती है अगर वो थोड़ी बहुत रह गई है तो वो फिर से सिनोवियल फ्लूइड एक्यूमुलेट होनी शुरू होती है और उसमें सूजन आ जाती है और पानी भर जाता है। ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस हम देखते हैं। तो मरीज को दवाएं लेनी होती हैं, सिर्फ जब ऑपरेशन हो रहा है उस दौरान कुछ दवाओं को कुछ समय के लिए बंद किया जाता है, वो भी आजकल ये डिपेंड करता है कि कितनी सीवियर डिजीज़ है। और यूजुअली जो सर्जन्स हैं, आई एम श्योर डॉक्टर नाग वुड एग्री विथ मी, वो अवॉइड करते हैं सर्जरी करना जब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में, क्योंकि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा था और सर्जरी किए गए उस समय इन्फेक्शन के चांसेस, रिकवरी के चांसेस पेशेंट के बहुत उतने अच्छे नहीं थे जितना कि इन्फ्लेमेशन कंट्रोल होने के बाद किया गया। तो दवाएं लेनी ज़रूरी है, पहले भी और बाद में भी दवाएं बंद नहीं होती हैं रिप्लेसमेंट के बाद, और रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किए जाते हैं, उनको रेगुलर इंटरवल्स पे कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशंस दवाओं के गलत असर देखने के लिए कराए जाते हैं। और दूसरा, एक ये बीमारी साइलेंट प्रिकर्सर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, जिसका मतलब, और महिलाओं में वैसे भी जो हार्ट अटैक्स हैं वो ज़्यादातर साइलेंट होते हैं, इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन को बॉडी में पूरी तरह कंट्रोल करना ज़रूरी है इस तरह के खतरों से बचाने के लिए। जी डॉक्टर नाग, क्योंकि बोन्स अफेक्टेड हैं व्यक्ति की और वीक हो जाती हैं रोग जैसे जैसे बढ़ता है, तो सर्जरी के बाद किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस से बचाव करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि दोबारा से डैमेज होने में शायद स्थिति और बिगड़ सकती है? इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे अगर देर हो जाती है, विकृति ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा हो जाती है, और ये शुरुआती स्टेज में जो है बीमारी को दवाइयों से नहीं कंट्रोल गया,
तो इसमें सर्जिकल चैलेंजेस आते हैं। एक तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के संदर्भ में खास करके जो है इनकी जो बोन की क्वालिटी होती है थोड़ी सी दूसरी बीमारियों के बनिस्बत इसमें थोड़ी सी कमजोरी होती है हड्डी में, और बेसिकली हम उसको सॉफ्ट कहते हैं। तो उसमें जोड़ों का प्रत्यारोपण अपने आप में एक चैलेंजिंग मसला रहता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम कर देते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि उस जोड़ की देखभाल अति आवश्यक है। उनको ये समझना है कि बीमारी में और अभी उसके बाद सर्जरी के बाद, चूंकि बीमारी तो खत्म नहीं होती है, जोड़ का हम प्रत्यारोपण कर देते हैं तो उनको दवाइयों का निरंतर लेना, फिजियोथेरेपी करना, जोड़ का देखभाल करना ये बड़ा जरूरी है। डॉक्टर नाग, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लोग भयभीत ना हो, इसकी जो है जानकारी बहुत जरूरी है, और जब भी अगर जोड़ों में कुछ भी विकृति आ जाए अपने आप कुछ निर्णय ना लें, और सबसे नजदीकी जो विशेषज्ञ हैं उनसे मिले, उनके परामर्श लें। जी डॉक्टर उमा कुमार, हमारी जो डाइट है कितना महत्वपूर्ण रोल होता है जब बात आती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मैनेजमेंट की, और साथ ही आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? डाइट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो डाइट न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, लोकली अवेलेबल फूड लें, वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। और वजन ना बढ़ने पाए ऐसा खाना खाएं। कुछ कहते हैं कि इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं और कुछ खा लिया तो जोड़ों का दर्द बढ़ गया, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी स्टेट है जिसमें प्रोटीन का कैटाबोलिज्म यानी प्रोटीन भी आपके बॉडी के कम होते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए उनकी बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए प्रोटीन्स भी डाइट में लें, और मांसपेशियां मजबूत होंगे तो जोड़ पर वजन कम पड़ेगा। अगर मैसेज की बात है तो मैं कहना चाहूँगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज के टाइम में पूरी तरह ट्रीटेबल है, यानी कि इसका इलाज संभव है, और बीमारी ये जोड़ों तक ही सीमित नहीं रहती, शरीर के दूसरे अंगों पर इसका असर होता है, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, इंटेस्टाइन हो, स्किन हो, और आँखों पर भी इसका असर होता है। तो और इससे उम्र भी 7 से 10 साल कम हो जाती है। तो इलाज करवाना और लंबे समय तक दवाएं खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ना सोचें कि अब मेरी बीमारी ठीक हो गई, अब मैं दवा बंद कर दूं। जी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर एच.एल. नाग, डॉक्टर उमा कुमार, आप दोनों का। आप आज के डिस्कशन में शामिल हुए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के विषय में बेहद अहम जानकारी दी है। कहते हैं छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा हो गया हूं मैं, जीवन में कई तकलीफों से अकेला ही लड़ा हूं मैं, इसलिए अब की जो तकलीफें हैं वो दूर हो सकती हैं। विशेषज्ञों के पास जाएं, क्योंकि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तो ये सोचकर अकेले ही अपनी तकलीफ ना सहन करते रहें कि आगे समय नहीं है या बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर कोई समस्या हो रही है, अगर कोई असामान्य लक्षण हो रहा है या फिर आपको तकलीफ हो रही है, तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखें, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं तभी कर पाएंगे अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की देखभाल करते रहें और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।